जूम मतलब कम। अगर हम इस यूनिट के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 प्लस कितने डबल बॉन्ड है, 2 या 2 अगर है आप तो निकालना चाहते हैं 2/3 कितना आ रहा है, 2/3 1 + 2/3 सॉरी। समझ आ गया, ठीक है। इसका Yes, sir. सिंपल है, सेवन बाई फोर, ठीक है, यस सर। रेज कर दूं, एक मिनट सर। सर वो Cr2O7 2- में हम एक यूनिट का निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना? हाँ हाँ, नहीं नहीं मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर डिफाइन वन एटम। अब डेफिनेशन देखो, एक ही सेंटर एटम के लिए डिफाइन होता है, तो वही इसके लिए भी वही इसके लिए। ओके सर। ओके टू सर। टाइम्स नहीं करना होता। डन सर। सर देख नहीं रहा वो वाला पार्ट। थोड़ा जूम आउट कर सकते हो? सर जूम कम कर दो बस। सेटिंग चेंज करी है, सब डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। डाइपोल मोमेंट ये फिजिक्स की क्वांटिटी है, हम यहाँ पर उसका यूज थोड़ा अलग वे करने वाले हैं। डाइपोल मतलब दो पोल्स होते हैं, जहाँ पर इसे क्यू म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट एंड द यूनिट इज ESU सेंटीमीटर, which is also equivalent to dBi। दोनों सीरियस यूनिट है जो हम यूज करते हैं। अब पॉइंट ये है कि हम इसे यहाँ केमिस्ट्री में क्यों पढ़ रहे हैं, तो इट एक्सप्लेन अबाउट द पोलैरिटी ऑफ मोमेंट। राइट, पोलैरिटी कैसे बताएगा, तो अगर किसी का डाइपोल मोमेंट 0 हुआ तो वो नॉन पोलर है, तो अगर डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हुआ तो वो पोलर है। अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो ये समझ लें कि डाइपोल मोमेंट इज एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारा सारा काम वेक्टर से हो जाएगा, हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना, ठीक है। मैं एप्लीकेशन बता रहा हूँ आपको यहाँ पर। सब Q इंटू डी के बाजू में क्या लिखा है? बेटा 2 मिनट रुक जाओ, मैं बताता हूँ। सर दिखेगा नहीं और नीचे का? इसके बाद नहीं और दिखेगा ना। नीचे के एक दो कंपाउंड्स नहीं दिख रहा बस। सर हाँ बस सर। ओके, यस सर। मैंने क्या लिखा, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। डाइपोल मोमेंट निकालने वाले हैं हम। डाइपोल मैंने कहा फिजिक्स का पार्ट है। डाई का मतलब दो होता है, दो इक्वल एंड ऑपोजिट पोल्स बने हुए विद अ फिक्स्ड डिस्टेंस।
जिसके वेक्टर प्रोडक्ट को हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। म्यू से डिनोट कर रहे हैं, यूनिट इज चार्ज का यूनिट ESU। ESU पता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। cm सेंटीमीटर डिस्टेंस का यूनिट। दोनों को हम डिवाइस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डी भी लिखा जाता है। हम क्यों पढ़ रहे हैं? टू एक्सप्लेन अबाउट द पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैसे पता चलेगा? इफ डाइपोल मोमेंट इज जीरो, नॉन पोलर, डाइपोल मोमेंट इज नॉन जीरो, इज पोलर। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमारा सारा काम वेक्टर से ही होगा। यहाँ पे लिखा है फाइंड द पोलर स्पीशीज, यानी कुछ कंपाउंड्स लिखे हैं BeCl2, BCl3, CO2, SO2, SO3, CH2, वाटर, अमोनिया, NH3, NF3, CH4, CH3Cl, CCl4, ये लिखे हुए हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे अच्छे से समझ लो। आपको मैंने पहले जो शॉर्टकट्स बताए हैं उनको यूज करते हुए इसे सॉल्व करना होगा। किसी भी स्टेप को, किसी भी स्पीशीज को अगर उसकी पोलैरिटी जज करनी है तो आपको उसके ट्रू स्ट्रक्चर पर जाना होगा। और ट्रू स्ट्रक्चर कैसे पता चलता है? हाइब्रिडाइजेशन से। तो मुझे बताएंगे BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा शॉर्टकट से? फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ, BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? SP यस सर, SP आ रहा है। लीनियर SP आ रहा है। और SP का मतलब स्ट्रक्चर कैसा हो गया? लीनियर लीनियर। लीनियर स्ट्रक्चर। लीनियर ध्यान से देखिएगा, ये मैंने BeCl2 बना दिया, राइट। अब वेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं? तो वेक्टर ऑलवेज टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव, अवे फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि ये अवे फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये बन गया वेक्टर। अब ये वेक्टर कैंसिल हो रहा है कि नॉन कैंसिल? और कैंसिलेशन हो रहा है वेक्टर में कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। हो रहा है कैंसिल। कैंसिल हो गया तो म्यू क्या हो गया? Zero. जीरो। Yes. नॉन पोलर। और म्यू तो नॉन पोलर। समझ आया? यस सर। कॉपी और सॉल्व करना शुरू करिए फटाफट फटाफट से। डीएम का मतलब क्या चीज? डीएम वेक्टर। डाइपोल मोमेंट। सर हाँ, सर वो ESU सेंटीमीटर को क्या बोलेंगे? ESU जो है वो चार्ज की यूनिट होती है, कूलम होता है ना, उसी तरह ESU होता है। और सेंटीमीटर डिस्टेंस की यूनिट है, तो ESU सेंटीमीटर इज आल्सो कॉल्ड डिबाई यूनिट है।
हो गया? सर एक एक मिनट सर। Done, sir. सारे हो गए? चलिए B3 का बताएंगे। सर 0 आ रहा है। पोलर। सबका 0 आ रहा है? नॉन पोलर। हाँ सर। ठीक है। CO2 नॉन पोलर। नॉन पोलर। CO2 0 आएगा। यस। आप जो लिख रहे हैं दिख नहीं रहा है सर। देखिए जरा, CO2 0, SO2 नॉन जीरो, SO3 0। यस सर। सही है? का एक बार आप बता सकते हो 0 क्यों है? यस सर। CH2 0, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वाटर नॉन जीरो, Yes, sir. Yes, sir. Non- NH3 नॉन जीरो,
Yes. नॉन जीरो, Yes, sir. वेरी गुड। NF नॉन जीरो, नॉन जीरो, परफेक्ट। CH4 जीरो, इज इट? यस सर, Yes, sir. CH3Cl नॉन जीरो, नॉन जीरो, CH जीरो, इज इट? यस सर, सर मुझे सिर्फ H2O Cell का बताओ ना एक बार। कौन सा? CH3Cl। सर मुझे H2O नहीं आया, बेटा बाकी CH3 सब मैच है ना, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन को कैंसिल कैसे कर सकते हैं आप? मैं वेक्टर ड्रॉ कर दूं। कार्बन हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन। कार द वेक्टर अपवर्ड। और कार्बन और क्लोरीन में ज्यादा क्लोरीन। तो बताओ कैंसिल कैसे होगा? ओके सर। जब वेक्टर ऑपोजिट होंगे तभी तो कैंसिल कर सकते हैं आप। क्लियर है सबको ये? सर BCl3। यस सर, क्लियर है। BCl3, BCl3 तो बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। आप बनाओ जरा वेक्टर। देखो इसका वेक्टर इधर गया, इसका वेक्टर इधर गया, इसका वेक्टर इधर, और तीनों 120 डिग्री है। अब आप बताओ क्या होगा? यस सर, 0 होगा। और सर एक समझा? बार H2O बताओ ना, यस सर। इसमें सर एक बार H2O भी बताओ ना कि वो नॉन जीरो क्यों आया। ये देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का वेक्टर अपवर्ड है। अब आप बताओ क्या ये कैंसिल होगा? ओ ओके, मैंने अपोजिट डायरेक्शन में लिया। ठीक है सर, थैंक यू। वेक्टर होगा गड़बड़। मैं इरेज कर दूं सारे? सर एक मिनट। सर एक मिनट। सर सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना? फ्लोर डन सर। यस सर। सर हाँ जी सर डायपोल मोमेंट का सिग्निफिकेंस क्या होता है? बताए तो, पोलैरिटी बताता है मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है। क्योंकि अब आप कहोगे पोलैरिटी का क्या सिग्निफिकेंस है, तो आप सोल्युबिलिटी कैसे समझ लाइक हो? पोलर सोल्यूट सोल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। और अभी तो एप्लीकेशन बता रहा हूं मैं, अभी बाकी है।
देखिए ये आपने कंपेयर द डाइपोल मोमेंट, इन चारों में डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर लगाना है, इन चारों में मोमेंट का ऑर्डर लगाना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो भी हो, इसमें निकालना है ऑर्डर, तीनों में ऑर्डर बताना है, इन दोनों में ऑर्डर बताना है। परसेंटेज आयनिक नेचर अगर कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला होता है एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट अपॉन थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट इनटू 100। न्यूमेरिकल्स होते नहीं है पर फॉर्मूला नोट करिए। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोबेंजीन, ये मैं आपको समझा देता हूँ इसका क्या लॉजिक क्या है। क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन स्ट्रक्चर पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन के लिए करेक्ट होता है। पैरा डाइनाइट्रो है, पैरा का मतलब समझते हैं लोग कि नहीं समझते हैं? सर वो उस साइड वाला दिख नहीं रहा है। Yes, sir. यस सर। हाँ सर अभी तो यस सर, अब दिख। पैरा डाइनाइट अभी हम आपको थोड़ी देर के बाद सिखा देंगे, पर देखिए इन दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस दिख रहा है आपको? पहले तो डिफरेंस दिखना चाहिए आपको। यस सर। क्या यस डिफरेंस है? सर। डिफरेंस बताओ। सर नीचे वाले में बॉन्ड नीचे वाले में नीचे में Bond चेंज हो गया बॉन्ड। बॉन्ड इंटरनेट बॉन्ड का अरेंजमेंट। यस चलो मैं डिफरेंस बता देता हूँ आपको। इधर अगर आप देखेंगे तो डेटिव बॉन्ड का डायरेक्शन, इधर पे आप देखेंगे तो अपोजिट साइड है। यस सर। तो पहले तो ये बताओ इनमें से किसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा और किसका नॉन 0 होगा? फर्स्ट फर्स्ट का फर्स्ट का 0 इसका 0 होगा, और सेकंड का नॉन 0 होगा। नॉन जीरो तो बस नॉन। पूछा गया था करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा है, तो करेक्ट वो वाला है जिसका डाइपोल मोमेंट 0 है। ये करेक्ट स्ट्रक्चर है। सर ऐसा अब रॉन्ग बनाया, मतलब आपको पता होना चाहिए कि इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। सर मतलब जिसका 0 है वो स्ट्रक्चर करेक्ट है, ऐसा होता है। क्या चीज? सर हम डाइपोल मोमेंट के ऊपर कमेंट करके हम स्ट्रक्चर का बता सकते हैं कि करेक्ट है नहीं है। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा लाउड बोलेंगे? सर हम डाइपोल मोमेंट से स्ट्रक्चर का मतलब सही है कि गलत वो भी निकाल सकते हैं। हाँ अभी देखो ना, मैं आपको बताता हूँ। अभी हम लोग ने CO2 सॉल्व किया था ना, आपने स्ट्रक्चर ऐसा बनाया तो डाइपोल मोमेंट 0 मिला था। अब हाँ अगर सर। कोई बच्चा बाय मिस्टेक CO2 ऐसा बना दे तो हम बता सकते हैं ना कि तो उसका नहीं राइट है कि मिलेगा। रॉन्ग है। हमें पता है उसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, ये तो नॉन 0 दिख रहा है, गलत है। यस सर। मतलब एक इंफॉर्मेशन पता है तो दूसरी आप उसके साथ रिलेट कर सकते हैं, कुछ नहीं पता है तो कुछ नहीं बता सकते। ओके, स्टार्ट करिए, कंपैरिजन करना है आपको फटाफट से। एन एक्सपेरिमेंट डिवाइडेड बाय सर वो क्या लिखा है? क्या पूछ रहे हैं? सर आयोनिक नेचर इज इक्वल टू, फॉर्मूला बोलो ना। एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट अपॉन थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट।
सर बोलिए। सर मतलब कंपेयर हमको तो दो ही पता है, पोलर या नॉन पोलर, अब उसमें कंपेयर मतलब खाली बता। just compare the dipole moment in increasing order. सर मतलब जो कोई दो इनमें से पोलर हुए, कोई दो नॉन पोलर हुए, तो फिर अरेंज कैसे करना है? नहीं बेटा, ऐसा होगा नहीं। पोलैरिटी कम और ज्यादा हो सकती है। आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किसमें कितने वेक्टर्स आपको फेवर कर रहे हैं। जितने ज्यादा वेक्टर्स फेवर करेंगे पोलैरिटी उतनी ज्यादा होगी। मतलब आप नॉर्मल जैसे फिजिक्स मैथ्स में पोलैरिटी चेक करते हैं वेक्टर ड्रॉ करके, आपको वेक्टर्स ही टेस्ट करने के बाद। ओके सर। गाइस हुआ कुछ? चलो मैं करके दिखाता हूँ। डाइपोल मोमेंट आपने देखा था Q इंटू डी होता है, ठीक। इसमें से Q हमेशा डोमिनेटिंग फैक्टर है, तो आपके पास जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वहां पर डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, समझा? हाँ सर यही है। यस सर। अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। वैसे तो आपने कर लिया होगा, ये देखो ये जीरो है, ये नॉन जीरो है,
ऐसे कर पा रहे होंगे आप लोग, लेकिन मैं आपको सीधा शॉर्ट में बताऊं। ठीक, अगर कभी कोई केस डेरिवेटिव का आ जाए, मतलब एक ही तरीके के एटम्स का रिपीटेशन हो, Cl Cl Cl, तो आप एक छोटा सा सिंपल सा शॉर्टकट लगाइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जितने ज्यादा होंगे डाइपोल मोमेंट उतना कम हो जाएगा। अब आपको ना स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है और ना कुछ करने की जरूरत है, ये हो गया। समझा? अभी बेंजीन डेरिवेटिव, जो CH2Cl2 है उसमें क्लोरीन कहाँ पे सिचुएटेड है, उससे भी अफेक्ट होगा डाइपोल मोमेंट। तो वैसे एक्चुअली केस कैसा होता है ना, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स क्लोज होते हैं। मतलब अगर आप आप ऐसा तो नहीं सोच रहे एक Cl नीचे लगा दें, एक Cl ऊपर लगा दें और कैंसिल कर दें, वो नहीं बनेगा। 2 Cl ऐसे आएंगे नीचे। ओके सर। वही मैं कह रहा हूँ, इतना सब सोचना नहीं पड़ेगा अगर आपको ये बात समझ आ जाए। ओके सर। मुझे भी लगा था कि केस देखिए, का ज्यादा होगा। ये बेंजीन का डेरिवेटिव है और इसमें पूरा लास्ट फिजिक्स लगता है। अगर आपको थोड़ा फिजिक्स का याद आ रहा हो तो μ1 प्लस μ2 प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। हाँ यस सर। सर। यस सर। अब ये किस पे डिपेंड करेगा, cos थीटा पे डिपेंड करेगा कि नहीं? यस यस सर। cos 60, cos 120 और cos 180। 180। बताइए सबसे ज्यादा किसमें आएगा? cos 60। हाँ सर एक बार एंगल्स फिर से बताओ ना। सॉरी, अपने एंगल्स क्या बोले बॉन्ड के लिए? मैंने आंसर नहीं बोल रही, मैं बोल रहा हूँ इस फॉर्मूले पे cos थीटा का फैक्टर वैलिड होगा, तो cos थीटा जिसका ज्यादा आएगा वही आंसर होगा। और एंगल्स देखने का तरीका 60 डिग्री, इट्स अ 120 एंड दिस वन इज 180। और अभी हम आपको आगे बताएंगे भी कि इन कंपाउंड नेमिंग है ना, मतलब अगर 2 डिग्री है तो दैट इज कॉल्ड ऑर्थो और ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर 120 डिग्री पर प्लेस्ड है तो मेटा से रिप्रेजेंट करेंगे, और 180 पर है पैरा पी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जिसका एंगल छोटा है उसका बड़ा होना चाहिए ना, मतलब क्योंकि 60 120 से। बिल्कुल, तो सही है। ऑर्डर यस क्या हो सर। जाएगा? ऑर्थो, बीटा और पैरा। ये नोमेनक्लेचर वाला पार्ट भी नोट करिए, अभी जरूरत पड़ेगी इसकी। हालांकि ये पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है पर क्वेश्चंस बनते हैं इधर भी। सर वो नॉमेनक्लेचर वापस से बता सकते हो? मैंने कहा 2 ग्रुप्स एट 60 डिग्री कॉल्ड ऑर्थो, 2 ग्रुप्स एट 120 डिग्री कॉल्ड मेटा, 2 ग्रुप्स एट 180 डिग्री कॉल्ड पैरा। कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे का बताता हूँ। सर यानी जितने ज्यादा cos थीटा का वैल्यू होगा उतना ज्यादा पोलैरिटी। हाँ हाँ करेक्ट। आप ऊपर ठीक।
इरेज करूं? यस सर। अब देखिए ये NH3 NF था, ये क्वेश्चन जेई ने भी बहुत बार पूछा है, नीट में आया, बोर्ड्स के एग्जाम में आया, ये बहुत पूछा जाता है। आप में से कोई बता पाएगा इसका आंसर क्या है? सर एनएफ की बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से NH3 ज्यादा है। ओमेगा की NH3 का? हाँ सर, किसका ज्यादा है? NF3 होगा। NF3 होगा। NF3 LH3 होना चाहिए सर। देखो तो। चलो ध्यान से देखो, मैं आपको सॉल्व करके बताऊं क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी पूछा जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन और लोन पेयर में ऑब्वियसली कौन ज्यादा डोमिनेट करेगा, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? लोन पेयर। यस सर। Yes, sir. बिकॉज ऑफ लोन पेयर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये रहा। अब नाइट्रोजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की तरफ हो गया ये। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। हाइड्रोजन। अरे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। हाँ, नाइट्रोजन। तो आप बताइए किसका डाइपोल मोमेंट? और ये म्यू1 डिफरेंस म्यू2 है, कौन सा ज्यादा है? NH3 का ज्यादा हो जाएगा। हाँ सर, NH3। अमोनिया। समझा? हाँ सर। सर, अब इधर आ जाइए, इन दोनों सर में एक बार फिर से इसका बताओ ना। फर्स्ट से सेकंड। मैंने यहाँ पे ये बोला कि बिकॉज ऑफ लोन पेयर हमेशा अपवर्ड है दोनों तरफ। नाइट्रोजन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, सो फ्लोरीन की तरफ है। यहाँ पर नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो टुवर्ड्स नाइट्रोजन है। अब सम करिए तो ये सेम डायरेक्शन है तो ऐड हो गया, ये ऑपोजिट डायरेक्शन है तो सब्ट्रैक्ट हो गया। ओके थैंक यू सर, अब क्लियर है। अभी मुझे इन दो बताएंगे आप। फर्स्ट। सर पहला वाला छोटा बड़ा है है, डायपोल, सॉरी। दूसरा वाला पहला बड़ा वाला है। है। हाँ सेकंड चलो वाला बड़ा होगा। देखो, इनका वेक्टर ये रहा, इनका वेक्टर ये रहा, नोट वाला ज्यादा है। अब इनका नाम भी ना इनके वेक्टर के बेसिस पे किया जाता है। If two groups in same direction called cis, opposite direction called trans, किसका ज्यादा होगा, cis का कि trans का? Yes. समझा? Yes sir. Yes sir. हाँ सर लिख लिया। Done sir. ये आपका डाइपोल मोमेंट का पार्ट कंप्लीट हो गया। सर वो हेडिंग क्या था, मैंने हेडिंग ही नहीं लिखा। क्या चीज? सर आपने वो बनाया था ना,
चलो जरा समझ लीजिए क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले तो इट्स नॉट अ ट्रू बॉन्ड, पहली लाइन में ही लिख दिया ना, बोलते जरूर आप बॉन्ड है पर वो ट्रू बॉन्ड नहीं होता। क्यों ट्रू बॉन्ड नहीं है तो लॉजिक समझ लीजिए। हमने आज तक जो भी बॉन्ड पढ़े हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट कंपलसरी होता है। ये एक ऐसा बॉन्ड है जिसका कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। तो आगे लिखा है इट्स अ वीक अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। और वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सिर्फ 3 है केमिस्ट्री में, क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बस। फिर रिप्रेजेंटेड बाय 3 डॉटेड लाइंस, वो कैसे है मैं अभी दिखाऊंगा आपको बना के। इट ऑल्टर्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक्चुअली हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज को अल्टर कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। वो सॉल्युबिलिटी है, बॉइलिंग पॉइंट है, विस्कोसिटी है, वोलेटिलिटी, सो मेनी प्रॉपर्टीज डिस्कशन में आ जाएगा। कंडीशन क्या है, तो हाइड्रोजन शुड बी लिंक्ड, हाइड्रोजन शुड बी डायरेक्टली लिंक्ड विद क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इनसे अगर वो डायरेक्ट जुड़ा है तो ही दिखाएगा, वरना नहीं दिखाएगा। एग्जाम्पल में देखिए जरा, HF दिख रहा है आपको डायरेक्ट जुड़ा हुआ, यहाँ देखिए, हाँ यहाँ देखिए। तो आपको अगर डायरेक्ट जुड़ा नहीं है तो फिर वो काउंट नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन तो हमारे लिए यही होता है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दे दी और पूछते हैं कहाँ पर ज्वाइंट है कहाँ पे नहीं है। ठीक, तो डायरेक्टली लिंक नहीं है तो नहीं होगा। अभी आगे स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा मैं आपको। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरीके की है, इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर। कॉपी करिए फिर आगे। सर वो ट्रू बॉन्ड क्यों नहीं है? सॉरी सर वो ट्रू बॉन्ड क्यों नहीं है? ना, आपने पढ़ा नहीं आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन्स कंपलसरी था ना। ये तो हाँ, सर। अट्रैक्शन है, जैसे मैं तो फिर सर अट्रैक्शन क्यों होता है? सर सर क्या बोल रहे सर इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर का डिफरेंस क्या है, मीन्स होता क्या है वो? पढ़ाएंगे ना। अभी आप मुझे बोर्ड एरेज करने का मौका दो, मैं क्लीन कर दूं फिर बताता हूँ। डन सर। सबका हो गया? नो सर रुको। यस सर सर। वो 4th पॉइंट एक बार रीड कर सकते हो, ऑल्टर्स वाला। It alters the physical properties like solubility, boiling point, etc. हो गया सर। सर एक मिनट। सर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होता तो फिर अट्रैक्शन कैसे होता है? सर कर दो इरेज। यस सर। सर एक मिनट, लास्ट कहाँ पर है?
चलो जरा ध्यान से देखिए। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू और मोर देन टू सिमिलर और नॉन सिमिलर मॉलिक्यूल्स। सिमिलर और नॉन सिमिलर मतलब समझा देते हैं। इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, विस्कोसिटी, ये सब कुछ इंक्रीज होगा, तो एप्लीकेशन में भी आ जाएगा। पहला एग्जांपल HF है। HF का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा होता है इस तरीके से। HF का एक मॉलिक्यूल दूसरे HF के मॉलिक्यूल से इस तरीके से जुड़ा होता है। यहाँ नोटिस करने की चीज ये है कि HF के दो स्ट्रक्चर हैं, एक लीनियर है एक नॉन लीनियर। जो लीनियर आपको दिख रहा है वो वेपर फेज में होता है और जो नॉन लीनियर है वो सॉलिड फेज में होता है। HF इतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है कि एग्जिस्ट इन डाइमेरिक फॉर्म। डाइमेरिक का मतलब होता है कि HF अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो वो करेक्ट नहीं होगा, हमें H2F2 लिखना चाहिए। इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि दो HF तो कम से कम साथ में जुड़े रहेंगे। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं वाटर। आप देख रहे हैं वाटर हाइड्रोजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन दूसरे ऑक्सीजन, ऑनवर्ड्स। वाटर के केस में एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है कि एक मोल वाटर से कितने वाटर मॉलिक्यूल बन सकते हैं, तो मैक्स 4 मॉलिक्यूल। 1 मोल ऑफ वाटर कैन कंबाइन मैक्स 4 मॉलिक्यूल्स। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ये हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा, ये वाला भी पार्टिसिपेट करेगा, ये ऑक्सीजन भी पार्टिसिपेट करेगा, हर तरफ से पार्टिसिपेशन होगा। और वाटर केस में तो तरीके का पार्टिसिपेशन होता है कि स्ट्रक्चर केज लाइक बन जाता है। केज समझते हैं, केज? यस सर। हाँ सर। गाइस, और वही केज रीजन होता है कि आपको सोचना चाहिए कि आइस और वाटर दोनों का फॉर्मूला H2O है ना। यस सर। अब बताओ आइस फ्लोट क्यों करती है वाटर के ऊपर फिर? Because its density is less than that of water. उसका Is रीजन like यही है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है और केज के अंदर एयर ट्रैप हो जाती है। बिकॉज ऑफ दैट डेंसिटी कम हो जाती है और वो फ्लोट करता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द रीजन। तो आप ये एक मोल में 4 मॉलिक्यूल वापस बता सकते हो फिर से? हाँ, 1 मोल कंबाइंड मैक्सिमम विद 4। चलो आगे देखते हैं। अमोनिया, अमोनिया का देखो ये वाला हाइड्रोजन कंबाइंड विद दिस नाइट्रोजन। इसी तरीके से अब मैं तो बहुत सारा 3D नहीं बना सकता हूँ, एक एक मोल मैंने कंबाइन करके दिखाया। आप दिखाने के लिए ये भी दिखाओ, ये भी दिखाओ, ये भी दिखाओ, हर तरफ से होगा। इसके बाद सबसे नीचे हमने एसिटिक एसिड बनाया, आपको दिख रहा है? यस सर। हाँ सर अभी दिख रहा इस एसिटिक है। एसिड में कुछ खासियत दिख रही है आपको? 2 एसिटिक एसिड हैं, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में जुड़े रहते हैं। तो इसका तो एक्सपेरिमेंटल स्टोरी ऐसा है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड पूछा गया। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? 60। आप कैलकुलेट करोगे तो 60 आएगा, बट जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो मिला हमें 120। तब ऑब्जर्व किया गया कि 120 कैसे, तो पता चला कि ये 2 मोल्स आपस में कंबाइंड है। ये 2 मोल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं। अभी और भी बाकी है, कॉपी कर लीजिए फिर लिखते हैं। सर ये बॉन्ड बनता कैसे है? अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के लिए। सर लिमिट सिर्फ वाटर में ही है, मतलब HF कितने भी बना सकता है और NH3 भी कितने भी बना सकता है, बस वाटर 4 ही बना सकता है। नहीं बेटा, नहीं एक्चुअली मैंने वो Only for क्वेश्चन one. आपको बताया, जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है वो। लिमिट तो वो तो सिर्फ इसलिए बता दिया बिकॉज वो पॉपुलर क्वेश्चन है, जेई ने पूछा था। अब जैसे HF का है कितना बनता है, कम से कम 2। इस तरीके से लिमिट है, तो आप किसी की भी लिमिट समझ सकते हो। NH3 में कोई लिमिट नहीं है? किसकी लिमिट? सर NH3 में कोई लिमिट नहीं है? नहीं है, NH3 की भी लिमिट है 3 मोल की। वो तो अभी देखो आप सीख जाओगे, अभी तो बनाना शुरू किया, थोड़ा टाइम दो, आ जाएगा आपको।
सर इंटर मॉलिक्यूल का मतलब मॉलिक्यूल्स के अंदर। क्या पूछ रहे हैं? इंटर मॉलिक्यूल का मतलब अभी भी मेरे को क्लियर नहीं है। इंटर का मतलब जो लिखा है 2 और मोर देन, ये बेसिक इंग्लिश वर्ड है। सर ऐसा नहीं, मीन्स मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्ड बन रहा है वो इंटर है। तुमको मॉलिक्यूल्स के अंदर बनता हुआ बॉन्ड है? सर इंट्रा और इंटर के बीच का अभी भी डिफरेंस क्लियर नहीं है मुझे। मिल जाएगा मिल जाएगा, और 10 मिनट दो, इंट्रा पे पहुंचेंगे तब आपको कंपैरिजन समझ में आ जाएगा। ओके सर। डन सर। सबका हो गया? सर 1 मिनट। नहीं सर। नो सर। 1 मिनट। कर लीजिए कर लीजिए। हाँ सर लिख लिया। सर वो ऊपर ब्लू में क्या लिखा है? वो छोड़ दीजिए, वो तो ऐसे ही पता है मुझे। डन सर। सबका हो गया ना? सर 1 मिनट।
तो देखो जरा एप्लीकेशंस कैसे क्वेश्चंस बनेंगे इस पे। पहला है कंपेयर द विस्कोसिटी। इन तीनों मॉलिक्यूल्स में हमें विस्कोसिटी कंपेयर करनी है। विस्कोसिटी का मतलब होता है स्टिकीनेस, थिकनेस ऑफ फ्लूइड। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि वाटर और ऑयल दोनों में से ज्यादा विस्कस कौन सा है? ऑयल। 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 तो आपको पता है ऑयल ज्यादा विस्कस है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, समझ गए ना? कहीं भी अगर विस्कस ज्यादा है, थिकनेस ज्यादा है, तो क्या रीजन है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब वही चीज यहाँ कंपेयर करनी है। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा विस्कोसिटी किसकी होगी? तो वो देखने के लिए हमें ये देखना होगा कि कौन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। बताइए तीनों में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कर रहा है? लास्ट। समझ में आ रहा है कैसे? देखिए मैं आपको आंसर आपका राइट है, लॉजिक बहुत सिंपल है। इसके पास एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन दो है, इसके पास तीन। सर वो लास्ट वाले में CH2OH है ना? कहाँ पे? सर वही अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो CH2 है ना? नहीं, ये CHOH है। ये CH अच्छा CH है सर। हाँ ओके सर। हाँ ठीक है। अब इन तीनों में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन शो कर रहा है? कोई नेम पता है? ये ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल जिसे आप ग्लिसरीन बोलते हैं। ग्लिसरीन देखी ना आप लोगों ने? यस सर। आप देखो ना स्टिकीनेस होती है ना ग्लिसरीन में, यस सर। बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, अब नीचे आते हैं सेकंड पॉइंट पे। आपको याद है मैंने बॉन्डिंग के स्टार्टिंग में आपको सोल्युबिलिटी का एक कांसेप्ट सिखाया था, लाइक डिसॉल्व लाइक। याद आ रहा है? यस पोलार सॉल्यूट सॉल्युबल इन पोलार, नॉन पोलार, नॉन पोलार सॉल्यूट। सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो हमेशा नॉन पोलार होते हैं। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब नॉन पोलार। ओके, बट आपने कुछ सोचा है, ग्लूकोज ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक। सुक्रोज, शुगर, ऑल ऑर्गेनिक। पर आपने कभी सोचा कि वो वाटर में सॉल्युबल क्यों है? होना चाहिए था वाटर में सॉल्युबल। समझा? सॉल्युबल तो नहीं होना चाहिए था ना? यस, यहाँ पे लिखा है solubility of ammonia, solubility of acetic acid, solubility of alcohol, solubility of sucrose, all because of हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, अब इधर देखिए, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। ठीक, तो अगर इंक्रीज करता है तो हम अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सबसे कम या सबसे ज्यादा? सबसे कम। वाटर का सबसे कम या सबसे ज्यादा? लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं ना हम लोग, बट इट कम्स हियर वाटर मैक्स, HF मैक्स। मतलब अपनी पोजीशन को चेंज करके वो कहीं भी चले गए हैं। उन्होंने किया था सबसे कम को, लेकिन अपनी पोजीशन उन्होंने चेंज करी है। अब रीजन पूछा जाए क्यों क्यों हुआ सब कुछ ऐसा, तो फिर भाई बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ रहा है? सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं। फिर यहाँ पर आ जाइए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। C2H6O के दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, दो कंपाउंड्स हैं। ये कंपाउंड कौन सा है? इथाइल अल्कोहल। अल्कोहल। पता है कि नहीं पता है? यस सर। और ये कौन सा है? सर दिख रहा है नहीं। सर पूरा दिख नहीं रहा है वो। ईथर, हाँ सर ईथर। अभी दिखा? यस सर। यस सर। ईथर है। ईथर। ऑयल एथेनॉइड। अब मुझे ये बताओ, लेकिन दोनों का फॉर्मूला तो एक ही है, एम्पिरिकल फॉर्मूला तो सेम है ना?
हाँ सर। ये अल्कोहल है और ये ईथर। अब हमसे क्या पूछा गया देखो बताते हैं। हमसे पूछते हैं बॉइलिंग पॉइंट, हमसे पूछते हैं सॉल्युबिलिटी और हमसे पूछते हैं वोलेटाइल नेचर। बताइए किसका ज्यादा होगा, दोनों में से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, बोलिए। लॉजिक समझ में आ रहा है, क्या लगाना है? यस सर। अल्कोहल का अल्कोहल का होगा। हाँ क्यों होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग OH। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, नहीं है। इसमें नहीं है। किसी को दिख रहा है क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें? नहीं सर, नो सर। असल में हाँ तो दिख बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा? अल्कोहल का, ठीक है ना? तो सोल्यूबिलिटी भी अल्कोहल की ज्यादा होगी। बिल्कुल सही, सॉल्युबिलिटी भी अल्कोहल की ज्यादा होगी। और वोलेटाइल कौन सा होगा? अल्कोहल सर अल्कोहल। अल्कोहल। ईथर। अरे आप देखो लिखा है ना, आपने डेफिनेशन जहां लिखी वहां लिखी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटी, डिक्रीज इन वोलेटिलिटी। पढ़िए वहां पे, यस सर। है ना? समझ आया ये क्वेश्चन? हाँ सर। अभी करिए कॉपी। सर वो सी पार्ट में जहाँ पे आपने बॉइलिंग पॉइंट लिखा है वहाँ पे वो 5A में थर्ड वाला क्या लिखा है वो समझ में नहीं आ रहा। ये ASH3 आर्सेनिक है। अच्छा ओके, थैंक यू सर। सर सर
सर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और उसका Z इफेक्टिव चार्ज भी बहुत कम है, तो वो इतना अट्रैक्ट कर कैसे पाता है? वापस बोलो, क्या बोल रहे हो? सर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और उसका Z इफेक्टिव चार्ज भी उतना ज्यादा नहीं है, तो ये बॉन्ड बना कैसे पाता है? मीन्स वो अट्रैक्ट इतना कर कैसे पाता है? पहले तो आपको ये किसने कहा कि हाइड्रोजन अट्रैक्ट कर रहा है? सर अगर आपने तो हाइड्रोजन कहा मीन्स अट्रैक्ट करता तो नहीं, सुन लो, अगर हाइड्रोजन अट्रैक्ट करता तो फिर एटम बोलने की क्या जरूरत थी? फिर तो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता था। हाइड्रोजन अट्रैक्ट हो रहा है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत लाइट, हाइड्रोजन ही इन्वॉल्व हो रहा है क्योंकि उसका वेट नहीं है। अगर हाइड्रोजन का कैरेक्टरिस्टिक होता तो सबके साथ कंबाइन करता ना, सिर्फ फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्यों? यस बात हमारी कुछ सर, बस थर्ड वाला फिर से समझा दो ना। यस सर। कौन सा थर्ड थर्ड? क्या नहीं समझा वो सर, क्या है? थर्ड क्या कह रहे हो? पढ़ के बताओ मुझे क्या चीज़ है। सर एप्लीकेशन थर्ड सी कहाँ लिखा वाला, है मैंने? एप्लीकेशन सी वाला। अरे भाई तो सी बोल ना, मैं थर्ड ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा थर्ड तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। सी में मैं ये कह रहा हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट पूरी पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो है ऑलवेज, हाँ सर। राइट? लेकिन अमोनिया अपने आप को शिफ्ट कर लेता है यहाँ पे, वाटर अपने आप को यहाँ शिफ्ट कर लेता है, HF अपने आप को यहाँ शिफ्ट कर लेता है। अब स्टडी किया गया और ये देखा गया ये शिफ्टिंग क्यों हो रही है, तब पता चला ये शिफ्टिंग, ये एबनॉर्मेलिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो रही है। ओके सर। सर सर डी में दोनों ही मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन है, लेकिन उनमें सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। सर डी वाले में दोनों ही मॉलिक्यूल सर डी में दोनों ही मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन है, लेकिन फिर भी उनमें से सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, ऐसा क्यों? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। मतलब तुम्हारे हिसाब से ईथर को भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करना चाहिए? यस सर, क्योंकि ORS हाँ सर। अभी एक बार जरा कंडीशन पढ़ो जा करके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्या लिखी थी, पढ़ के बताओ मुझे। हाँ सर, फिर नो। ये डाउट तो बहुत सारे लोगों का, पढ़ो कस के, लाउड पढ़ो। पढ़िए। हाँ सर ठीक है, देखा मैंने। क्या पढ़, मुझे भी क्या समझ आया वो बताओ। Hydrogen should be directly linked with fluorine, oxygen, or nitrogen. वही लिखा है सर। इसमें डायरेक्टली लिंक है कि नहीं है? सर अल्कोहल में, ईथर ईथर में नहीं है। ईथर में नहीं है। हाँ, ईथर में नहीं है। ईथर का स्ट्रक्चर आपको नहीं पता है तो जान लिया, हाइड्रोजन देखो कार्बन से जुड़ा है, ऑक्सीजन से नहीं जुड़ा है। मैं इरेज करूं? यस सर। सर एक मिनट, कहाँ पर है? लास्ट वाला डी वाला। डी पे सी हटा दूं? यस सर। हाँ सर। सर एक और डाउट है। अब एक मिनट जरा।
देखिए जरा इंट्रामोलिकुलर, वो जरा ध्यान से देखिए जिन्हें इंटर और इंट्रा में डिफरेंस नहीं पता है। इंट्रा का मतलब होता है विद, जब एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है तो इंट्रा, और एक से ज्यादा होता है तो इंटर। भाई किसका प्रॉब्लम था ये इंटर और इंट्रा? सर मेरा, हितांश। बोलिए थोड़ा, किसका था? सर मेरा, माइंड आउट। समझ रहा है आपको मीनिंग अभी? यस सर, अभी समझा। तो विद इन अ मॉलिक्यूल होता है। अगर ऐसा हुआ तो रिस्पांसिबल फॉर डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटी एंड इंक्रीज इन वोलेटाइल नेचर। ऐसे केस में वोलेटिलिटी बढ़ेगी, बाकी सब डाउन होगा। खास बात ये कि ये कहाँ होता है, तो मोस्टली इन ऑर्थो डेरिवेटिव्स। ऑर्थो डेरिवेटिव्स अभी अभी हमने आपको हाँ बताए थे, सर, ऑर्थो 6 मेटा पैरा आपके सामने बना हुआ है, ठीक। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की दूसरे मोल की जरूरत नहीं है, ये आपस में ही बना लेता है। कैसे? ये वाला हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया, इसको दूसरे मॉलिक्यूल होती है। अब आप एक बोल सकते ऑर्थो के साथ ही क्यों कर रहा है, मेटा पैरा के साथ क्यों नहीं कर रहा, बताएगा कोई? एंगल्स। हाँ, कोई बोल रहा है? Why only you? Guys, सर मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इसमें एंगल बहुत छोटा है तो फिर वो इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इसके वजह से। थोड़ा ठीक है, मेजर पार्ट ये है कि और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आप जब ऑर्थो बोलते हो तो आप एडजेसेंट पोजीशन पर हो, आप देखो ना बाएं हो, लेकिन अगर आप मेटा बोलोगे तो दूर चले जाओगे, पैरा बोलोगे तो बहुत दूर चले हाँ जाओगे। सर भाई। तो इतना पावरफुल बॉन्ड है ही नहीं वो। अगर इतना पावरफुल होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। ये इतना वीक होता है कि आप अगर हीट कर दो हल्का सा तो भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए तो इसे ट्रू बॉन्ड नहीं बोलते हैं, टेम्परेरी बॉन्ड है इसे। और बताते हैं हम आपको, वाटर अगर लिक्विड है तो उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आप हीट करते हो तो देखो वेपर्स बन जाती है कि नहीं बन जाती? हाँ सर। यस सर। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर लिक्विड हो पाया। नहीं, वाटर को, वाटर जिस ग्रुप में आता है, जैसे मैंने हटा दिया अभी, H2O, H2S सब लिखे थे ना, वो सब गैस है, केवल H2O लिक्विड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। बट सर डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्डिंग यूज हो रहा है, तो हम लोग सरवाइव कैसे कर पा रहे हैं? मींस वो इतना वीक है तो। क्या क्या वापस बोलो तो? डीएनए में क्या, मैं समझा नहीं। डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्डिंग यूज होता है ना? हाँ, तो हम लोग मींस वो इतना वीक है तो हम लोग कैसे सरवाइव कर पा रहे हैं? क्योंकि बॉडी में तो अच्छा एक सेकेंड, तुम कैसे सरवाइव करते हो? सर बायोलॉजी पढ़ी है तुमने? नहीं पढ़ी है ना बेटा, मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, मैं MBBS हूँ। हाँ तो सर ओके, बता मैं देता हूँ आपको, आप बिल्कुल उसकी वजह से सरवाइव ना करें। आपने एक टर्म बायोलॉजी में पढ़ा है, म्यूटेशन? हाँ सर पढ़ा है। Yes, sir. बताओ म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? सडन चेंज सडन चेंज चेंज हो जाता है। इट हैज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, कोई आप एक फैक्टर बता दीजिए जो म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। सिंड्रोम। अरे पागल, सिंड्रोमिलिटी होती है, मैं पूछ रहा हूँ रीजन। सबसे पहला रीजन है हीट, टेम्परेचर, समझे? टेम्परेचर, रेडिएशन। हाई टेम्परेचर में म्यूटेशन हो जाता है, डीएनए अनफोल्ड हो जाता है। और क्या जब आप अपने आप को एनर्जी, हीट एनर्जी दे रहे हैं तो आपके डीएनए के पास एनर्जी जा रही है। अगर डीएनए के पास एनर्जी जाएगी तो तुम्हें पता चल जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा तुम्हारी बॉडी में। हम उतनी हीट तो टॉलरेट करते हैं जितनी हमारी बॉडी ले पाए। इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में आप सोचते हो क्या कभी? आप गर्म पानी से नहा रहे हो समय पे, ठीक है, आप उतना ही गर्म पानी लेते हो ना जितनी आपकी बॉडी टॉलरेट कर पाए। आप इंटरनल ऑर्गन के बारे में सोचते हो क्या? के बारे में अब आप नहीं सोचते। हाँ, तो आप अगर बहुत ज्यादा गर्म पानी डालोगे अपने ऊपर, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो बिल्कुल पॉसिबल है म्यूटेशन, लेकिन आप डाल ही नहीं पाओगे अपने ऊपर।
आपको एक और एग्जाम्पल बताते हैं। आपने देखा ना, लोग अगर जल जाते हैं, स्पेशली अगर गर्म ऑयल या बहुत उससे, तो उनके व्हाइट पैचेस आ जाते हैं बॉडी में, देखा है? हाँ सर। ये स्किन म्यूटेशन है, ये स्किन का म्यूटेशन है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, वो म्यूटेशन हो गया। और एक और चीज बताते हैं, अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड अगर ना हो, तो आपको पता है ना, थोड़ा बहुत बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि पेरेंट्स के कैरेक्टर जो हैं वो ऑफस्प्रिंग को मिलते हैं, प्रोडीन के बच्चों को मिलते हैं। हाँ पता है कि नहीं सर। पता है? हाँ सर। उसमें से आधा डीएनए का आधा फादर का होता है। तो अगर बॉन्ड बेटा ब्रेक ही नहीं हुआ तो तुमको डीएनए मिलेगा कैसे? यस सर। सर वो तो बराबर है, बहुत मीन्स सी बॉन्ड चीजें हैं जो ब्रेक इस बार मतलब बात कर सकते हैं पर करेंगे नहीं, आधे पैरा ना बायोलॉजी नहीं। ठीक है, सोच कहाँ डीएनए तक चला गया, हद होती है एकदम। हो गया कॉपी? यस सर। हाँ सर। अब एक और पॉइंट लिख लो, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉरी, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या सर, एक और बार? मैंने ये बोला। इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसकी होगी? एफ। सर फ्लोरीन। ऑर्डर समझ में आया? सर हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर। Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. अब जरा जो हमने आज पढ़ा उस पे जरा 2-3 क्वेश्चंस कर लें जो पूछे गए हैं। सिंपल क्वेश्चन है। इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ में अरेंज करना है। ये दोनों कंपाउंड्स को जल्दी से अरेंज इन इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ। बोलेंगे नहीं, सॉल्व करेंगे, जब मैं पूछूंगा तब आगे।
हो गया कौन? सबने सॉल्व किया? गाइस आंसर बताएंगे? क्या आंसर आ रहा है? सॉल्व किया कि नहीं किया आप लोगों ने? CO3 -2 सबसे ज्यादा है। किसका? CO2 CO3 -2 सबसे ज्यादा है। ओके, उसके बाद क्या आएगा? सर शायद से CO2। देन आफ्टर चलो देखो, सबसे पहले आप बॉन्ड ऑर्डर निकालना। CO2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, CO का बॉन्ड ऑर्डर है 3, CO3 का बॉन्ड ऑर्डर है 4/3 और बॉन्ड लेंथ अगर आपको निकालनी है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होता है। तो जिस बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है उसका सबसे कम होगा। उसके बाद कितने लोगों का आंसर ये है? यस सर, यही आया। यप। हाँ सर ये मिला। सबका मैच कर रहा है? यस सर। सेकंड करिए। सेकंड वाला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। आ रहा है बट एक मिनट। हाँ सर 1 मिनट। सर सबसे ज्यादा K2O2 है क्या? बेटा मुझे भी नहीं पता कैसे किया वो। ये होगा O2 माइनस है 17, O2 2 माइनस है 18 और O2 है 16। 17 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता था? 1.5, 18 का 1, 16 का 2। जिसका बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? K2O2। K2O2। उसके बाद KO2 की और उसके बाद O2 की। कितने लोगों का आंसर किया है? हाँ सर मैच हुआ। मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के कंपेयर किया था। अच्छा, लॉजिक बराबर था आपका? हाँ सर मैंने ऐसे मतलब पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला तो उसके बाद ही कंपेयर किया था। ठीक है, वेरी गुड। ये बेटा ये जेई का क्वेश्चन है पूछा हुआ अभी नीचे वाला, लेकिन नीचे वाला एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। समझ में आया भाई सबको? यस सर। अब हमारे 3 सब टॉपिक बचे हैं, पोलराइजेशन, इनर्ट पेयर एंड बॉन्ड एंगल इंडेक्स के हिसाब से। नेक्स्ट लेक्चर उसे करके हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, चैप्टर खत्म। समझ आ रहा है गाइस? यस सर। Yes, sir. आप फिजिकल में क्या है रनिंग टॉपिक?
सर रेडॉक्स। रेडॉक्स चल रहा है, ठीक है। यस सर। तो ये आपका खत्म हो जाएगा नेक्स्ट पे। फिर देखते हैं कि क्या स्टार्ट करना है, फिजिकल की इनऑर्गेनिक क्या स्टार्ट करते हैं। इनऑर्गेनिक में है कुछ और? ठीक है सर guys? पी ब्लॉक और एस ब्लॉक से कुछ तो बोले। हाइड्रोजन है, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, मेटलर्जी, कोऑर्डिनेशन, क्वालिटेटिव, बहुत कुछ है। देखो रक्षित शर्मा जी ने मुझे थैंक यू भी बोल दिया है और निकल भी लिया। सही सर 11th में। तो ये सारे टॉपिक ठीक है 11th की चलो। जो अभी आपने हाँ बोले। 11 के टॉपिक कार्बन का, हाफ पी ब्लॉक कार्बन का है, जो है वो 11th का है। तो आपने जो बाकी सबका अभी 11th में आता है। हम्म। चलो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पे। अभी तो केमिकल बॉन्डिंग करेंगे नेक्स्ट पे, ठीक है। आप लोग मॉड्यूल सॉल्व कर लीजिए पूरा। सर मुझे डाउट है। सर वो एक फेजान्स रूल क्या डाउट है? सर वो अबे जो पढ़ाने तो दो, पढ़ाया नहीं है अभी।